पीटी स्पेशल कोर्स से स्टार्ट किया है उसका यह नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गांधी एरा स्टार्ट होगा और गांधी का चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, उसके बाद से खेड़ा आंदोलन देखेंगे, अहमदाबाद देखेंगे। ये आंदोलन देखते हुए हम आगे देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह कैसे होता है, जलियांवाला बाग कैसे होगा, फिर नॉन कोऑपरेशन तक हम पहुँचेंगे और एक लास्ट में हम देखेंगे टॉपिक जो हमारा होगा स्वराज पार्टी कैसे बनता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। उससे पहले कोई भी टॉपिक देखने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि आखिर में इस टॉपिक का रिलेवेंट कितना है हमारे एग्जाम में। जो पीछे पूछे गए हैं, जो पहले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अगर हम देखते हैं तो हमारा कुछ आइडिया लगता है, हमको आइडिया लगता है कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर हम पहला सवाल देखें तो ये बारदोली सत्याग्रह पे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ये 67th बीपीएससी में पूछा है। हम इस सारे प्रश्न को बाद में देखेंगे, इसको एक एक प्रश्न करके बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो गांधी जी के पहले सत्याग्रह पे सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट सत्याग्रह पे सवाल पूछा जा रहा है। ये चंपारण मूवमेंट पे सवाल पूछा जा रहा है। तो और एक लास्ट सवाल है जलियांवाला बाग पे डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, ये सारे प्रश्न देख के हम एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि ये सब टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जब भी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक है तर्कस, उसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो चलिए, ये भी एक प्रश्न है, इसको हम बाद में देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जा रहा है सवाल कि नाइटहुड की उपाधि ये छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, ये सब हम आगे देखेंगे और लास्ट में ये सारे प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम टॉपिक बात कर लेते हैं। ये गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट, गांधी जी के शुरुआती दौर के जो आंदोलन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सबसे गांधी का आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। देखिए, गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आएंगे। फिर इनके जो गुरु होंगे गोपाल कृष्ण गोखले, वो कहेंगे कि आप भारत का पूरा भ्रमण करिए, भारत के लोगों को जानिए। ये तमाम घटनाएं बहुत वीडियो में बताया गया है, ये भूमिका है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं चंपारण पे। चंपारण की बात अगर हम करें तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब लखनऊ सेशन होगा तो लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ला आएंगे, इनसे मिलेंगे और राजकुमार शुक्ला किसानों के दुख को बताएंगे गांधी जी को। गांधी जी लखनऊ में इनसे मिलकर बड़ा प्रभावित होंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई, जब ऐसी घटना है चंपारण में तो हमें जाना चाहिए और इनकी बात को सुननी चाहिए। ठीक है, अब गांधी जी पहुँच जाते हैं चंपारण। जब गांधी जी चंपारण पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखेंगे एक 3 कठिया सिस्टम है। 3 कठिया सिस्टम का मतलब है कि 3/20 भाग पे, ज़मीन के 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, और नील की खेती करने पे वो ज़मीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, उपजाऊ नहीं रह पाता था, इसीलिए नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये कंडीशन देख के और अवैध वसूली भी किसानों से की जाती थी वगैरह, बहुत तमाम घटनाएं थी, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा था। ये जब गांधी जी वहाँ पहुँचेंगे तो पाएंगे कि गांधी जब चंपारण पहुँचेंगे तो वहाँ का कमिश्नर इनको आदेश देगा, कहेगा कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन गांधी जी उस कमिश्नर के आदेश को नहीं मानेंगे और बाद में चंपारण सत्याग्रह पे गांधी आंदोलन करेंगे किसानों के साथ और यहाँ के कमिश्नर को झुकना पड़ेगा और एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का नाम होगा FG स्लाई। इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनेगा और इस कमेटी में गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है, और यह जो कमेटी अपना एक निर्णय देगा तो उसमें कहेगा कि आपने अब तक जो अवैध वसूली किया है उसका कम से कम 25% आप किसानों को लौटाइए। ठीक है, इस कमेटी मेंबर कौन होंगे? चेयरमैन होंगे FG सलाई, उसमें एक मेंबर होंगे गांधी जी। ठीक है, और इस आंदोलन में इनको साथ में समर्थन कौन कर रहा है? यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इनको समर्थन कर रहे हैं, मतलब साथ दे रहे हैं। महादेव देसाई है, ब्रिज किशोर प्रसाद है, नरहरि पारिक है। इन नेताओं का यहाँ पे योगदान रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गांधी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो इनके साथ में कौन कौन नेता थे, तो आप याद रखेंगे महादेव देसाई, ब्रिज किशोर प्रसाद, नरहरि पारिक। ठीक है, और भी नेता थे लेकिन ये जो हेड है इनको आप याद रखिए। और कहा जाता है पहला सत्याग्रह गांधी का यही था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ? 1917 में। डेट तो आप भूलेंगे नहीं कभी, सबको याद ही होगा। अब चलिए अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह पे सवाल पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी में पूछा है सवाल इस पर। अहमदाबाद सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये होता है मजदूर, एक मिल था, मजदूर मिल था, मतलब मिल था जहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे, वहीं मजदूर स्ट्राइक करते हैं। तो अहमदाबाद मिल में ऐसा हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे, अहमदाबाद शहर में आप देखेंगे प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैला तो यहाँ पे जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को वादा किए कि हम आपको बोनस देंगे। बोनस कितना देंगे? 50% देंगे। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो पाया गया कि यहाँ के जो मिल मालिक थे वो 50% जो बोनस बोले थे वो बोनस नहीं दे पा रहे हैं। इस आधार पे यहाँ के जो मजदूर थे वो मिल के खिलाफ, मिल के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, मतलब हड़ताल पे बैठते हैं। ठीक है, जब ये हड़ताल पे बैठेंगे तो इसकी खबर पहुँचेगी गांधी जी को और गांधी जी यहाँ पे किसानों के साथ होंगे और कहा जाता है कि यह पहला
भूख हड़ताल था, हंगर स्ट्राइक माना जाता है यहाँ पे। पहला हंगर स्ट्राइक किसको माना जाता है, भूख हड़ताल माना जाता है, किसको, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को माना जाता है। और गांधी जी जाएंगे और यहाँ मजदूरों का समर्थन करेंगे। और ये भी एक फैक्ट यहाँ पे आता है कि अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई जो थे ये मिल के मालिक थे, ठीक है। और इनकी जो बहन थी अनुसुईया बेन, ये गांधी के साथ में आंदोलन कर रही थी, ठीक है। अम्बालाल साराभाई मिल के मालिक थे, मतलब जो फाउंडर लोग होते हैं उनमें से एक शामिल थे, बोर्ड में शामिल थे। लेकिन इनकी बहन अनुसुईया बेन थी जो कि किसानों के साथ थी, मिल मालिकों के खिलाफ थी और गांधी जी का समर्थन कर रही थी, ठीक है। ये सब कुछ फैक्ट है। बाद में कमेटी बना, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जो बाद में अपना डिसीजन लेती है, ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देती है। और उसमें कहा गया कि 50% तो नहीं लेकिन 35% आप बोनस मजदूरों को देंगे। इस आधार पे मान लिया गया कि आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। तो 50% जो वादा किया गया था वो वादा को 50% नहीं करके बाद में 35% दिया गया और इसका आंदोलन खत्म हो गया। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यही है, ये सब फैक्ट कुछ याद रखेंगे। पहला हंगर स्ट्राइक यही था, ठीक है। अम्बालाल साराभाई इसके मालिक थे और इनकी बहन अनुसुईया बेग थी जो गांधी का समर्थन कर रही थी। ये सब फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक की बात करें, यह खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, गुजरात की घटना है। खेड़ा में क्या हुआ कि ये भी गुजरात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसानों का फसल खराब हो गया। फसल खराब हो गया तब क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप टैक्स कहाँ से दे पाइएगा, तो फसल ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दे पाइएगा, ठीक है। अब टैक्स किसान नहीं दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेज लगे पड़े थे कि नहीं आपको टैक्स देना ही देना है। अब इस कस्म में क्या होगा, विरोध होगा, आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, धरना होगा, यही तो हो सकता है। हम देखते हैं कि इस समय एक गुजरात सभा है, गुजरात सभा, और साथ में गोखले का हमने पिछले वीडियो में बताया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ये किसका था, गोखले का। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से इस खेड़ा सत्याग्रह का समर्थन करते हैं, मतलब किसानों का समर्थन करते हैं, ठीक है। कि टैक्स फसल नहीं हुआ तो आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, लगान नहीं देने का ये लोग विरोध करते हैं कि हम लगान नहीं देंगे, ठीक है। गुजरात सभा और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोखले का है, ये दोनों किसानों का यहाँ पे समर्थन करते हैं। बाद में गांधी जी सत्याग्रह से इस आंदोलन से जुड़ते हैं। जब गांधी जी जुड़ेंगे तो यहाँ पे भी एक कमेटी बनाया जाएगा, और कमेटी बनाया जाएगा तो कमेटी का रिपोर्ट आएगा कि फसल तो खराब हुई है, टैक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो देने में सक्षम है, जो किसान टैक्स देने में सक्षम है वो टैक्स दे सकते हैं, जो सक्षम नहीं है उनकी माफ़ की जानी चाहिए। यह कमेटी के एक अपना रिपोर्ट होता है। और इस पूरे आंदोलन में देखेंगे तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, यह गांधी के साथ रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से वल्लभ भाई पटेल पे सवाल बनता भी है कि किस आंदोलन में नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल करते हैं, तो वह है खेड़ा आंदोलन। अब देखिए यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछा है, हमेशा कई बार पूछा है कि एक है सत्याग्रह, कौन है, चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा। इसका क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, कौन पहले हुआ है कौन बाद हुआ है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। आप याद रखेंगे, पहले चंपारण होगा, 2 नंबर पे अहमदाबाद होगा और 3 नंबर पे खेड़ा होगा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए थोड़ा रॉलेट एक्ट की हम बात कर लेते हैं, क्या है, और जालियांवाला बाग क्या है, इन दोनों से क्या वास्ता है। देखिए जालियांवाला बाग की फ़ोटो है, अगर आप अभी भी जाएंगे तो ये आपको सीन दिखेगा, दीवार में जो गोली मारा हुआ है ये आपका क्लियर कट अभी भी दिखता है वहाँ पे। और जालियांवाला बाग में अगर आप जाएंगे तो ये जैसे जालियांवाला बाग हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे एकदम पतला सा गेट है, पतला सा गेट है, इधर से ही जाना है और इधर से ही आना है, ठीक है। यही घटना हुआ था कि लोग भगदड़ में मच गए, लोग निकल नहीं पाए, और अंदर में देखेंगे कुआँ है, और बाकी बहुत सारे लोग तो इस कुएँ में गिर गए, ठीक है। चलिए अब हम जालियांवाला बाग, और पहले हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए घटना है 1919 की। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी ख़त्म हुआ है, 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा है। इस समय भारत में अगर आप देखें तो 2 घटनाएं होती हैं। एक नेशनलिज्म का फीलिंग, राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। और इसी टाइम में देखेंगे हम कि क्रांतिकारी लोग जो थे, क्रांतिकारी लोग थे, इनका भी बड़ा तेज़ी से उदय होगा, ठीक है। अब सरकार को कहीं ना कहीं डर लगेगा, सरकार को लगेगा कि इन दोनों चीज़ों को दबाने के लिए
कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नेशनलिज्म का फीलिंग आ रहा है, लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं, तो फिर आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा और फिर हमको दबाया जाएगा और देश आज़ाद होगा। इनको पता था ये चीज़ें। ये करने के लिए सर सिडनी रॉलेट है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनता है, उसका नाम है सेडिशन कमेटी। सेडिशन समिति कह सकते हैं, समिति। इसका काम है, सेडिशन समिति के काम में है कि यह समिति यह जांच कर रही थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो कहाँ तक संलिप्त हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और नेशनलिज्म के फीलिंग को कैसे दबाया जाए। ठीक है, इन दोनों को कमज़ोर करने के लिए एक सेडिशन समिति बनती है और इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर एक बताया, उन्होंने सुझाव दिया कि क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम पास किया जाए, एक रॉलेट एक्ट पास किया जाए जो कि 1919 में पास किया गया। एक एक्ट ऐसा पास किया जाए जिसके तहत हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दें और उस पर हम जैसे चाहें आरोप लगा दें और साबित करने का, मतलब कहा जाता है कि बिना दलील के आप अपना विरोध में दलील भी अपने, आपको कोई पकड़ के अगर जेल में डाल दिया, ना आप अपील कर सकते हैं, ना आप दलील दे सकते हैं, ना विरोध कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर यह कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में आया। अब देखिए, जब यह आया तो इस एक्ट में क्लियर कट कहा गया कि सरकार को यह पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा चला सकती है। कोई व्यक्ति हो, एक्स व्यक्ति को पकड़ के इस पे हम अदालत में मुकदमा चला सकते हैं। साथ में दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकते हैं, मतलब कुछ जजमेंट हुआ नहीं है फिर भी हम आपको जेल में रख सकते हैं और इसके लिए आपको अपील करने का और दलील करने का कहीं भी गुंजाइश नहीं है। साथ में भी कहा गया कि अगर राजद्रोह का संदेह मात्र भी हो, राजद्रोह इतना घटिया कानून है, कहा गया कि अगर आपको इसका मात्र संदेह भी हो तो इस आधार पे आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है और मुकदमा चला के आपको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। सिर्फ संदेह मात्र से, आप अगर आपने कुछ किया हो तब तो ज़्यादा ही सज़ा होगा, लेकिन संदेह होगा उस आधार पर भी 2 साल तक आपको जेल में रखा जा सकता है या किसी स्थान पर आपको नज़रबंद किया जा सकता है। मतलब इस एक्ट से सरकार को इतनी पावर मिल गई कि जिसको चाहे वो जेल में रख सकती है या कैद में रख सकती है या नज़रबंद कर सकती है। मतलब यह एक खुला छूट था कि हम जैसे चाहें देश को या भारत को चला सकते हैं। अब एक्ट में जब आया तो इसका विरोध हुआ। जब एक्ट का विरोध हुआ तो इसमें देखा गया कि गांधी जी ने जो गुजरात सभा था, हमने जो ऊपर में आपको बताया था, गुजरात सभा, गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, होम रूल लीग और जितने नेशनलिस्ट नेता थे सबसे गांधी जी ने, मुसलमानों से, सब नेताओं से या लोगों से या संगठन से गांधी जी ने सहयोग लिया। ठीक है, इसी आधार पर हम देखते हैं कि बहुत जगह पे कर्फ्यू लगाया गया, मार्शल लॉ लगाया गया और गांधी जी के दिल्ली और पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी गई कि गांधी जी दिल्ली और पंजाब में इंटर नहीं कर सकते हैं। यह काफ़ी बड़ा मुद्दा बना। इसी दौरान एक घटना होती है कि पंजाब के बड़े नेता हैं, 2 नेता हैं, डॉक्टर सत्यपाल और एक हैं किचलू। इन दोनों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और पंजाब में जो सत्याग्रही थे, जो विरोध कर रहे थे, उस पर गोली चला दी। कुछ लोगों ने, पंजाब में कुछ लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को दिन था वैसाखी का, वैसाखी के दिन अमृतसर का एक जगह है जालियांवाला बाग, उसमें ये लोग बैठ के अपना आयोजन कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए, विचार कर रहे थे। एक सभा बुलाई गई तो सभा में इतने लोग आ गए कि लोगों को देख के, इन सारे लोगों को देख के कहीं ब्रिटिशर्स के मन में एक कोलाहल होने लगे कि भाई अचानक से इतने लोग कहाँ से आ गए। और वहाँ पे इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जनरल ओ डायर को भेजा गया। ठीक है, जब जनरल ओ डायर, देखिए नाम ये पूछा है, जनरल ओ डायर जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इतनी भीड़ देखेगा कि वो खुद घबरा जाएगा। जब वो घबरा जाएगा तो ये आदेश देगा कि चारों ओर से जो जालियांवाला बाग है उसको घेरने का और घेर के गोली चलाने का आदेश दे देगा। अब जब यहाँ पे चारों ओर से गोली बारूद चलाया जाएगा, गेट यहाँ पे एक ही है छोटा सा, बीच में है कुआं, इतना भगदड़ मचा कि मैक्सिमम लोग कुआं में गिर गया और बाहर तो लोग निकल ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ से तो गोली चल रहा है। तो जो लोग था एक के ऊपर कुचल के या कुएं में गिर के, मतलब जितने लोगों की गोली से मौत हुई उससे ज़्यादा लोग भगदड़ से मौत हो गए। ठीक है, हालांकि सरकारी रिपोर्ट यह बताती है कि 376 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि ये कहा जाता है कि यह रिपोर्ट वास्तविक रिपोर्ट से काफ़ी कम है, हज़ारों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट 376 ही बताती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप 376 ही टिक मारेंगे। ठीक है, इस घटना को देख के काफ़ी लोग घबरा गए, मतलब ये तो बहुत नृशंस हत्या टाइप घटना था। देखिए, अमृतसर का कमांडर था जनरल ओ डायर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। इन दोनों के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये था पंजाब का माइकल ओ डायर और अमृतसर का जो था ये था जनरल ओ डायर।
और जो जनरल ओडायर था यह ब्रिटिश कमांडर था, और जो माइकल ओडायर था पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, इस घटना को देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की पदवी मिली थी, उपाधि मिली थी, उसको लौटा देते हैं कि हमको नहीं चाहिए आपकी नाइटहुड की उपाधि। आप अगर हमारे लोगों पे, हमारी जनता पे आप इस तरीके का बिहेव करिएगा तो फिर आपकी नाइटहुड की उपाधि किस काम की। अभी भी देखते हैं कि अगर सरकार कुछ ऐसे काम करती है जो नहीं करना चाहिए, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से अवार्ड लिए रहते हैं, लौटा देते हैं। ठीक है, यह सिंबॉलिक होता है, इसका बहुत इम्पैक्ट भी पड़ता है। यह एक डिबेट का इशू है कि क्या जो लोग अपना अवार्ड लौटाते हैं उनसे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, एक है रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे हैं शंकरन नायर। शंकरन नायर एक गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद में ये सदस्य थे। ये कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों लोगों पे प्रश्न हमेशा बना हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए, थोड़ा सा इसमें और हम देख लेते हैं। ये जो जनरल डायर है, जब यह घटना हुआ तब इसको सज़ा से मुक्त कर दिया गया, इसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया और इसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया गया। जब इसको इंग्लैंड भेजा गया तो वहाँ के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा जो है, वह वहाँ पे भाषण दिया। दोनों पे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह जनरल डायर जाके भाषण देता है, और जब भाषण देगा तो लोग इसको बड़ा पसंद करेंगे और कहा जाता है ब्रिटिश का शेर। इसको ब्रिटिश का शेर कहा गया। ठीक है, लेकिन इस पर एक कमेटी भी बनता है, भारत में कमेटी बनेगा इस पर, इसका नाम होगा हंटर कमीशन। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया जाएगा हंटर कमीशन, और ये हंटर कमीशन इसको कुछ भी दंड नहीं देगा, मानवीय भूल के आधार पर इसको माफ़ कर देगा। ठीक है, तो हंटर कमीशन से इसको कोई गलती नहीं होती। मानना है कि हंटर कमीशन का मानता है कि ये जो भी हुआ मानवीय भूल था। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे चुप नहीं बैठेगी, और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक कमेटी बनाएगी, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ये तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे, और साथ में इनके और सदस्य जो थे वो थे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, M.R. जयकर। ये लोग थे तहकीकात कमेटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तहकीकात कमेटी, शायद आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब था थोड़ा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग से संबंधित कुछ घटनाएं। अब खिलाफत मूवमेंट को देख लेते हैं हम। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये है गांधी जी और ये है शौकत अली, ये दोनों अली ब्रदर्स हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम खिलाफत के बारे में देख लेते हैं। देखिए, टर्की का जो मुसलमान है ये अपने आप को खलीफा मानता था, और पूरे दुनिया में इसकी एक साख थी। खासकर भारत के मुसलमान तुर्की के मुसलमान को इस्लाम का सबसे बड़ा एक सिंबॉलिक रूप से खलीफा मानते थे, और सिंबॉलिक रूप से सबसे श्रेष्ठ मानते थे। तो भारत के मुसलमानों से अगर देखा जाए तो टर्की के खलीफा का कुछ गलत होना ये इनके ईगो को हर्ट करता था। ठीक है, क्योंकि ये तुर्की के जो खलीफा थे उनको अपना श्रेष्ठ मानते थे। और अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हम देखें कि जो टर्की है ना, वो एलाइज कंट्री जो था उसके अगेंस्ट में लड़ रहा है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स यह भारत के मुसलमानों को वचन दिए हैं कि तुर्की को हम कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम तुर्की को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो 1918-19 के, खासकर 1919 के टाइम में जो टर्की का जो मुसलमानों का खलीफा होगा, खासकर टर्की का विघटन कर देंगे और खलीफा को उसके पद से हटा देंगे। अब जब ये घटना होगी, यह घटना भारत के मुसलमानों को बड़ा ख़राब लगेगा, और इसका टर्की का रिएक्शन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया के मुसलमान आंदोलन करने लगेंगे, धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। यह बात अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। और भारत में इस आंदोलन को चलाएगा कौन? 1919 की बात करिए, चलाएंगे मोहम्मद अली, शौकत अली। मोहम्मद अली, ये जो दोनों भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, अली ब्रदर्स हैं, ये दोनों चलाएंगे। साथ में इनके रहेंगे अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, और जो भी मुस्लिम लीडर उस समय के होंगे, ये सारे भारत में मुस्लिमों के लीडर रहेंगे, और ये खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही इसी टाइम हम देखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक मैगजीन निकालेंगे, इसका नाम होगा कॉमरेड।
आपसे पूछा जा सकता है कॉमरेड मैगजीन कब आया था, खिलाफत मूवमेंट के टाइम में आया था, किसके द्वारा लाया गया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, अपने मैगजीन था इनका कॉमरेड, उसी में ये सब बातों का प्रचार प्रसार करते थे। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई, एक बना खिलाफत कमेटी। जब खिलाफत कमेटी बना उसमें गांधी जी भी शामिल हुए। गांधी जी इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखे। गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम तो एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुस्लिम करेंगे तो ये धर्म विरोधी, एक धर्म का आंदोलन होगा। लेकिन गांधी चाहते हैं कि हम एक तो मुस्लिम तो यहाँ पे आंदोलन कर ही रहे हैं, अगर हम हिंदू को भी जोड़ देते हैं और दोनों को हम फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो आंदोलन होगा यह अंग्रेज़ों के खिलाफ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाएगा। तो एक जो रिलीजियस मूवमेंट था, जो रिलीजियस आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, उसको गांधी ने एक फ्रीडम मूवमेंट में बदलने का प्रयास किया और सिर्फ मुस्लिमों के नेतृत्व को कहीं ना कहीं हिंदुओं से जोड़ने का और एक भारत का नेतृत्व बनाने का उसको प्रयास किया। ठीक है, इसी बीच हम देखेंगे 1920 में अहमदाबाद नहीं, इलाहाबाद में एक सभी दलों का एक सम्मेलन होता है और उसमें कहा गया कि हम स्कूल, कॉलेज, अदालत ये सब का बहिष्कार करेंगे। एक कार्यक्रम में ये प्रण लिया गया कि हम स्कूल, कॉलेज सभी का बहिष्कार करेंगे। और खिलाफत आंदोलन ने 21 अगस्त है, यहाँ पे दिसंबर नहीं, ये अगस्त महीना है, 1920 को जो भी नेतृत्व है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया और इसी टाइम में असहयोग और खिलाफत दोनों का नेतृत्व गांधी को मिल गया। अब गांधी क्या करते हैं कि असहयोग और खिलाफत दोनों को मर्ज करते हैं और एक राष्ट्रीय मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। हालांकि असहयोग आंदोलन चलाने के अगर हम कुछ पहले देखें, अच्छा हम इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा, चलिए हम असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। अगर हम इसके कारण की बात करें, 2-3 इंपॉर्टेंट कारण है असहयोग आंदोलन का। सबसे पहला कारण है जो अंग्रेज़ों का दमन करने वाला जो पॉलिसी था, जैसे हम कह सकते हैं रॉलेट एक्ट, सबसे पहला घटना था रॉलेट एक्ट। इसी के आधार पे गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। दूसरा सबसे बड़ा घटना था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग एक सबसे दुखद घटना हुई और इसका जो कमेटी बना, कमेटी भी अपने रिपोर्ट में कुछ सज़ा नहीं देती है उसको। और दूसरी बात है कि लोगों में एक भारी रोष था, तो उसके आधार पर आंदोलन करना जरूरी हो गया था। तीसरा बात करें खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन भी एक सबसे बड़ा मुद्दा के रूप में उभरता है। ठीक है, ये सारे मुद्दा जब आपस में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी के पास या भारत के जो भी लीडर थे इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप आंदोलन करें और सब मुद्दाओं को एक मिले। खिलाफत जो एक मुस्लिम आंदोलन था, इसको गांधी जी असहयोग से जोड़ते हैं और यहाँ पे यह एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, सफल प्रयास करेंगे। अब असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या हुआ? जब ये गांधी लीड कर रहे हैं, इसको गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या तय करते हैं? ये कहेंगे कि सभी लोग सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर दें। आप स्कूल नहीं जाएंगे, जो लोग काम करते हैं वो लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, जो लोग क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी में काम करते हैं वो लोग कोर्ट कचहरी करना बंद कर देंगे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर देंगे। विदेशी कपड़ा आप नहीं पहनेंगे, उसको छोड़ दीजिए, जला दीजिए, त्याग दीजिए, जो हमने देखा था आपको बंगाल मूवमेंट में। ठीक है, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो इस्तीफा दे दें। सरकारी उपाधि जिसको भी मिला है उसको त्याग कर दें, छोड़ दें। जो सरकारी टैक्स देना है आपको, टैक्स देना बंद कर दें और सरकारी कानून का शांति रूप से उल्लंघन करिए। शांति रूप से उल्लंघन करने का क्या मतलब है कि हम ट्रैफिक नहीं तोड़ेंगे, ट्रैफिक पर बैठे रहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन हम हिंसात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं करेंगे। नियम का शांति से उल्लंघन करेंगे, हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन देंगे, वहाँ पे हम आंदोलन करेंगे लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब प्रोग्राम तय किया गया। नागपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें तो नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 2020 में, 1920 में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग गांधी के विरोध में रहेंगे। इवन CR दास होंगे, CR दास, ये भी गांधी के विरोध में करेंगे। जब गांधी असहयोग आंदोलन लेकर आएंगे तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन CR दास वही व्यक्ति होंगे जो फिर गांधी के समर्थन में आ जाएंगे और गांधी के प्रस्ताव को यहीं आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक देखिए आप 1920 में 2 घटना देखेंगे। 1920 में एक होता है कलकत्ता सेशन, एक होता है नागपुर सेशन। कहने का मतलब है जो कलकत्ता सेशन होगा इसमें गांधी से बहुत लोग विरोध में रहेगा कि हमको नॉन कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम असहयोग आंदोलन नहीं रहेंगे। लेकिन जब नागपुर सेशन होगा, और इसी में से एक होंगे CR दास, लेकिन जब नागपुर सेशन होगा तो इसी नागपुर सेशन में सब लोग गांधी के समर्थन में आ जाएंगे। इवन CR दास भी गांधी के समर्थन में आ जाएंगे और यही गांधी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे और
असहयोग आंदोलन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि नागपुर सेशन होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करेंगे वी राघवाचारी। वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, अब नागपुर अधिवेशन में कुछ डिसीजन लेती है कांग्रेस पार्टी कि हम कांग्रेस को किस आधार पर ले चलेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसमें देखिए 2-4 फैक्ट हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यह अपने पार्टी के संविधान में कुछ बदलाव करती है। पहला बदलाव करेगी कि हर व्यक्ति से सदस्यता शुल्क लिया जाएगा, और वह कितना होगा, 25 पैसा। 25 पैसा लिया जाएगा सदस्यता शुल्क, मतलब 25 पैसा अगर आप दीजिए और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करिए। ठीक है, जो सदस्य होंगे इसके, जो भी मेंबर होंगे, ये नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और कुछ भी कर सकते हैं, आप पे जवाबदेही तय की गई कि आप कुछ गलत करेंगे सही करेंगे, उसकी जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है, गांधी जी के सुझाव पे पार्टी के जो स्ट्रक्चर था उसमें पूरा बदलाव किया गया, और नीचे से मतलब म्यूनसिपैलिटी लेवल से, लोकल लेवल से लेकर ऊपर तक, टॉप तक, बहुत सारे लेवल में कांग्रेस को बांटा गया, गांव से शहर तक, मतलब एक डिवीज़न किया गया पार्टी में कि हर स्तर पर लोगों का सिलेक्शन हो और लोग नीचे से ऊपर तक जाएं। पैरासूट लीडर की व्यवस्था डेवलप नहीं हो, नीचे से ऊपर तक लोग जाएं और कोई भी नेता उसमें सक्षम हो कि नीचे से ऊपर तक पहुंच सके। ये कांग्रेस पार्टी ने अपना कुछ व्यापक सुधार किया। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट घटना होगी और उस घटना का नाम होगा चौरा चौरी। यह घटना कहाँ होगी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो जगह है गोरखपुर, इसी के पास है, गोरखपुर के पास है चौरा। कहा जाता है कि यह गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे चौरा चौरी। 5 फरवरी 1922 को यूपी का जो प्रदेश है गोरखपुर, यहाँ पे जगह चौरा चौरी, यहाँ पर 3,000 किसानों का एक जुलूस पुलिस ने गोली चला दी। मतलब 3,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, वो जा रहे थे, इस पर पुलिस ने गोली चला दी। अब इस आधार पर लोग इस तरीके से भड़के कि पुलिस थाने पर लोग हमला कर दिए, और पुलिस थाने में हमला करके लोगों ने क्या किया कि पुलिस वालों को थाना में ही बंद करके और बाहर से आग लगा दिया गया। इस आधार पे कहा जाता है कि लगभग 22 पुलिसकर्मी जो थे, इनकी थाना में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, इस घटना को देख के 5 फरवरी को ये घटना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद रखेंगे। एक सप्ताह बाद मतलब 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं। जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन को वापस लेंगे, लोगों में एक बहुत बड़ा रोष हो जाएगा। कारण ये था कि गांधी जी इस आंदोलन से पहले क्या बोलते हैं, इस स्टूडेंट अपना स्कूल छोड़ दें, जो नौकरी पेशा करते हैं अपना दफ्तर छोड़ दें, जो वकील हैं वो अदालत में जाना छोड़ दें, जो डॉक्टर है वो अपना काम करना छोड़ दें, मतलब हर तरीके से अपनी नौकरी पेशा, आप काम धंधा छोड़ दीजिए। अब जो लोग काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं, उनको लगता था अब आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन गांधी ने आंदोलन ही वापस ले लिया। इस आधार पर गांधी के यहाँ पे बहुत ही क्रिटिसिज्म हो गए। ठीक है, अब देखिए एक लॉजिक ये भी है कि लोग कहते हैं गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए चौरा चौरी के बाद। ये लॉजिक ये है कि गांधी को पता है कि चौरा चौरी की घटना हुई है, मतलब हिंसा हुआ है। अगर हिंसा कभी अभी भी देखेंगे आप, कहीं भी जब तक पुलिस चुप रहती है, कहीं भी आप शांति से देखिए, किसान आंदोलन था, चुपचाप किसान आंदोलन किए, हिंसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आप हिंसा करिएगा, पुलिस वहाँ पे लाठीचार्ज करती है, आंदोलन को तुरंत दबा देती है। गांधी को ये चीज़ पता था कि हिंसा हुआ है चौरा चौरी में, और अब पुलिस यहाँ पे हिंसात्मक होगी, अटैक करेगी, और जब पुलिस की कार्रवाई होगी तो शायद जनता के पास उतना पावर नहीं है कि वो संघर्ष कर पाए। पुलिस आप लड़ नहीं सकते हैं, पुलिस जीत जाएगी क्योंकि उसके पास पावर होता है, उसके पास सरकार होती है। ठीक है, तो गांधी को पता था कि अगर लोगों का मनोबल टूट गया, पुलिस लोगों को मार दी, भीड़ में पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लोगों को मारा गया, क्योंकि हिंसा तो हुआ है तो पुलिस तो रिटेलिएट करेगी। तो इस आधार पर लोगों का मनोबल टूटेगा, और एक बार जब व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है तो फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। गांधी चाहते थे कि मनोबल ना टूटे, इसीलिए पुलिस अभी एक्शन में आए उसके पहले गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिया। अब पुलिस चाह के भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आंदोलन ही खत्म हो गया। ठीक है, ये घटना थी आंदोलन वापस लेने का, 12 फरवरी 1922 की घटना होती है, डेट आपसे पूछा जा सकता है। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेते हैं तो गांधी की बहुत क्रिटिसिज्म होगा, वहाँ पे गांधी जी का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा, और इस दौरान आप देखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक भाग इसके होंगे प्रो चेंजर, एक होंगे नो चेंजर। मतलब एक कहेंगे कि हम परिवर्तन
समर्थक हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, मतलब समाज में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, ये कहेंगे नहीं, हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मतलब परिवर्तन विरोधी हैं। ठीक है, अब देखिए प्रो चेंजर में कौन कौन से लोग हैं। इसमें है सी आर दास, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, ये सी आर दास, ये है मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ठीक है, एक है सुभाष चंद्र बोस, ये प्रो चेंजर हैं, ये सुधार चाह रहे हैं। दूसरे हैं नो चेंजर, परिवर्तन के विरोधी हैं, ये कहेंगे कि देखिए चुनाव नहीं लड़ना है, रचनात्मक कार्य करना है। ठीक है, चुनाव लड़ने के खिलाफ थे तथा ये रचनात्मक कार्य करते थे। जैसे इनका कहना था कि हरिजन सुधार करिए, हरिजन सुधार करिए, चरखा पे ध्यान दीजिए, खादी पर आप ध्यान दीजिए, ये सब कुछ एक्टिविटी आप करिए। इसमें कौन है, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी हैं, एक है पटेल। ठीक है, ये लोग हैं नो चेंजर वाले में। दिसंबर 1922 की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होगा और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, सी आर दास इसके अध्यक्ष बनेंगे। और ये सी आर दास में चुनाव लड़ने के समर्थक हैं। ठीक है, ये कांग्रेस से चाहते हैं कि इजाज़त मिल जाए कि मतलब एक प्रस्ताव पास हो जाए कि हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। अध्यक्ष ही प्रस्ताव रखते हैं और पारित नहीं होता है, इस आधार पर सी आर दास अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और यह जनवरी 1923 में ये खिलाफत स्वराज कांग्रेस पार्टी का गठन करते हैं और सी आर दास इसके अध्यक्ष बनेंगे। सी आर दास बनेंगे अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू बनेंगे सचिव। ये मोतीलाल नेहरू बनेंगे सचिव। इसको हम स्वराज पार्टी भी कहते हैं, जो 1923 में बनता है। इसके अध्यक्ष बनेंगे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू बनेंगे सचिव। अब जब यह स्वराज पार्टी बनेगा तो यह चुनाव लड़ेगा। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा, 1924 में हम देखते हैं कि केंद्रीय विधायिका में 45 सीट यह जीतता है। स्वराज पार्टी 45 सीट जीतेगा। बहुत जगह नगर पालिका का चुनाव होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लीडर जीतेंगे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सी आर दास कहाँ जीतते हैं। सी आर दास कलकत्ता के मेयर बनेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के बनेंगे, पटना के मेयर बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बनेंगे। और विट्ठल भाई पटेल बनेंगे अहमदाबाद के। ये सब एग्जाम में फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का कुछ टॉपिक। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक में स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन से। चलिए अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं और अभी हमने देखा कहाँ कहाँ से हम सवाल क्या बना सकते हैं या नहीं। देखिए हमने आपको बताया था कि बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया। ये 67th बीपीएससी में पूछा गया है, हु सक्सेसफुली लीड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह पे हमने आपको बताया कि वल्लभ भाई पटेल जो थे लीड कर रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे, बारदोली में। बारदोली कहाँ पे, गुजरात में। तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली। बहुत सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस। देखिए अगर आप थोड़ा सा पहला ही टॉपिक देखे होंगे, सत्याग्रह मूवमेंट हम पढ़ाए थे। देखिए फर्स्ट सत्याग्रह लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, यह पहला सत्याग्रह था। और आगे हम बात करें पहला हंगर स्ट्राइक कौन था, हमने बताया था वीडियो में, आप याद करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। वही क्वेश्चन है, ये 64 में पूछा गया है और यहाँ पे 66 में पूछा गया है, मतलब टॉपिक वही है, बस रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, यह किसके खिलाफ था। चंपारण आंदोलन जो था यह बेसिकली किसके खिलाफ था, लैंड के खिलाफ था, लैंड रेवेन्यू के खिलाफ नहीं था। कैश क्रॉप मान लेते हैं, ये आपको नहीं पता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये नहीं था। लैंड ग्रांट्स, ये भी नहीं था। मतलब जो कैश क्रॉप मतलब नील की खेती थी उसी के खिलाफ था ना, जो 3/20 भाग पे नील की खेती की जाती थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द
कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। ये 64th बीपीएससी में आपसे पूछा हुआ सवाल है। जालियांवाला बाग जो घटना होती है गांधी जी के किस सत्याग्रह के संदर्भ में होती है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस सत्याग्रह के, गांधी जी के किस आंदोलन के संदर्भ में जालियांवाला बाग घटना होती है। तो क्या स्वदेशी कब हुआ था? 1905 में। और जालियांवाला बाग कब होता है? 1913 में, सॉरी 1919 में। तो ये कोई संबंध है दोनों का? बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बारदोली तो बहुत बाद में होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह तो और बाद में होता है, तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं। आपका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। हमने आपको साथ ही बताया था रॉलेट सत्याग्रह और जालियांवाला बाग, ठीक है, दोनों घटना साथ ही बताया था, इसी से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। एक अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर गिव अप द नाइटहुड बिकॉज ऑफ, ए 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि छोड़ देते हैं, कारण क्या है इसमें? अब देखिए, मानते हैं ये सवाल आपको नहीं पता है, आप एक काम करें, दिमाग लगाइए। द ब्रूटल सप्रेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपना त्याग करते हैं नाइटहुड की उपाधि? नहीं करते, ये ऑप्शन ही गलत है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। क्या भगत सिंह से कोई संबंध है इन बातों का? बिल्कुल संबंध नहीं है। अगला टॉपिक देखिए, द जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। जालियांवाला बाग के बाद ही यह अपने नाइटहुड की उपाधि देते हैं। मान लेते हैं आपको नहीं पता है। चौरा चौरी इंसिडेंट, चौरा चौरी तो बाद में होती है ना, फरवरी 1922 में होती है, जबकि नाइटहुड की उपाधि यह पहले छोड़ देते हैं। तो ये भी घटना आपसे नहीं होगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो कभी कभी जब आपको आंसर नहीं पता हो तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आंसर उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन था जो आपसे एग्जाम